देखा मैना बहन, मैना कहती थी कि वक्त जरूर बदलता है। देखिए अब आपका कितना अच्छा समय चल रहा है। सब्र करने से जरूर अच्छा समय आता है। हाँ चिड़िया बहन, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होती तो मैं खुद को मुश्किल समय से कभी बाहर नहीं निकाल सकती थी। मैना तोती के साथ ऐसा क्या हुआ था, इसके लिए हम आपको पीछे लेके चलते हैं। मैना तोती ज्यादातर समय अपने घोंसले में ही रहती थी, क्योंकि उसने घोंसले में दो प्यारे से अंडे दे रखे थे। मिट्ठू तोता मुंह अंधेरे ही भोजन लाने के लिए निकल जाता है। ये उसकी रोज की रूटीन थी। वो सुबह सुबह ही भोजन लाने के लिए निकल पड़ता और मैना तोती पीछे बैठी अपने अंडों से ढेरों बातें करती और उनसे प्यार करती थी। मिट्ठू तोता गंदम के चंद दाने लेके वहां से वापस आता है। उसको आज भी सूखे दाने ही मिले थे। आज फिर सूखा दाना मिला है और कुछ नहीं मिला। मीठा फल खाए कितने दिन हो गए, मैं तो तंग आ गया हूँ ये खाकर। पति जी, बस कुछ दिन की ही तो बात है। हमारे अंडों से जब बच्चे निकल आएंगे फिर हम दोनों दूसरे जंगल जाके भोजन ढूंढा करेंगे। मीठा मीठा अमरूद खाए या लाल मिर्ची खाए कितने दिन हो गए हैं। मुझसे तो ये सूखा दाना अब खाया ही नहीं जाता। बहुत मुश्किल समय चल रहा है। पति जी, माँ को और पिता को ये सब कुछ तो अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करना ही होता है। बस कुछ दिन की बात है, फिर हम दोनों मिलके भोजन ढूंढने जाएंगे। दिन ढल जाता है, सूरज खुद को छुपा लेता है और चांद बाहर आ जाता है। रात हो जाती है, पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाके सो जाते हैं और फिर रात से सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह, पति जी आज जरा जल्दी आ जाना, 2 दिन हो गए हैं मुझे पानी पिए हुए। आज मैं नदी पे जाके पानी पीऊंगी। भोजन मिलेगा तो आऊंगा, तुम्हें क्या पता कितनी मुश्किल से भोजन मिलता है अब इस जंगल में। मैं तो भोजन लेके ही आऊंगा। फिर मिट्ठू तोता अपनी रूटीन के मुताबिक मुंह अंधेरे ही भोजन लाने उड़ जाता है। पति जी तो अब बहुत मायूस और उदास रहने लगे हैं। अब बिल्कुल वो पहले जैसे नहीं रहे। मिट्ठू उड़ता हुआ दूर जाता है और फिर आगे जाके वो एक दरख्त पर बैठ जाता है। बस बहुत हो गया, अब तो मैं मीठा फल खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं दूसरे जंगल जाता हूँ। वो उड़ते हुए दूसरे जंगल चला जाता है। वो जंगल तो बहुत सुंदर था। आगे चल के उसको दूर से एक सेब का पेड़ नजर आता है। वो तो बहुत खुश होता है और उड़ता हुआ सेब के पेड़ के पास आ जाता है। वो सेब की एक डाली पर आके बैठ जाता है। अरे वाह मिट्ठू, यहाँ कितने पके हुए मीठे मीठे सेब हैं। वो तो ऐसे सेब खा रहा था जैसे उसने जिंदगी में पहली बार खाया हो। सेब बहुत मीठा था। पास के घर में एक तोती रहा करती थी। जब वो तोती एक नए तोते को जंगल में देखती है तो उड़ती हुई उसके पास चली जाती है। तोती मिट्ठू के पास जाके उसी डाल पे बैठ जाती है। नए तोते, ये सेब का पेड़ मेरा है और तुमने तो पूछा भी नहीं और इससे सेब तोड़ के खा भी लिया। मुझे माफ कर दें तोती जी, मैंने बहुत दिनों से मीठा फल नहीं खाया था। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में अब ऐसा कोई भोजन नहीं मिलता, सिर्फ सूखे दाने ही मिलते हैं। मेरे घर में तो लाल मिर्ची भी है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आके लाल मिर्ची भी खा सकते हो। और मैं अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह भी सकते हो। ये सुन के मिट्ठू सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है, मेरी पत्नी अंडों पर बैठी हुई है। अब तो 2 अंडों में से बच्चे भी निकल आएंगे। मैं इतना काम नहीं कर सकता और मैं सूखे दाने खा खा के तंग आ गया हूँ। मैं आपके साथ आप ही के घर में रहूंगा। अगर सेब खा लिया हो तो चले मेरे घर, मैं आपको लाल मिर्ची भी देती हूँ और अपना घर भी दिखाती हूँ। मेरा पक्का खूबसूरत सा घर है। इधर मीना तोती अपने पति का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो क्या जानती थी कि उसके पति ने तो एक अलग ही दुनिया बसा ली है। वो तो अब पक्के घर में रहता है। दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। शाम तक जब मैना तोती का पति लौट के नहीं आता तो वो कुछ पत्तों से अपने अंडे ढक देती है और खुद पानी पीने नदी के ऊपर उड़ जाती है।
वो तेजी से उड़ती हुई नदी पे जाती है और नदी पे जाके वो खूब सारा पानी पीती है। बहुत सारा पानी 2 दिन बाद पी के उसकी जान में जान आती है। कितने सारे दिन हो गए थे पानी पिए हुए, अब जान में जान आई है। अब मुझे अपने घोंसले की तरफ जाना चाहिए। पति जी भी अब तक आ चुके होंगे, अंडे भी अकेले हैं, मैं अब जल्दी से जाती हूँ। ऐसा कहते हुए मैना तोती तेजी के साथ उड़ती हुई घोंसले पे जाती है। अरे वाह तोती जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। आप चाहो तो ये सुंदर घर अब से आपका भी हो सकता है। आप मेरे पास ही रहो। मेरी पत्नी आपके जितनी सुंदर भी नहीं है। मैं तो अब आपके पास ही रहूंगा और फिर अब 2-2 बच्चे भी निकल आए होंगे। इतना काम कहाँ से करूंगा मैं तो यहीं रहूंगा और लाल मिर्ची भी खाऊंगा। मुझे तो छोड़ के नहीं जाओगे ना तुम मिठू? कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी और खूबसूरत तोती को छोड़ के चला जाए। और फिर लाल मिर्ची और सेब का पेड़ भी तो मुझे मिला है आपकी तरफ से। इसी तरह से फिर से शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात के बाद अगली सुबह होती है। मैना तोती साथ से उड़ती हुई चिड़िया को आवाज लगा के अपने पास बुलाती है। अरे चिड़िया चिड़िया बहन, इधर आओ तो। पास से गुजरती हुई चिड़िया उसके पास आके बैठ जाती है। चिड़िया बहन, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा पति भोजन लेने गया था जो अभी तक नहीं आया और मैं अंडों पे बैठी हूँ। चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम मम्मा पक्षियों को तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। आप आइए मेरे साथ, हम दोनों मिलकर भोजन की तलाश में जाते हैं। और फिर चिड़िया उसे अपने साथ भोजन लाने ले जाती है। इसी तरह से दिन ढल जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन अंडों में से 2 प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। माँ, हमारे बाबा कहाँ हैं? क्या पापा ने हमारे आने की खुशी में कोई मीठा फल नहीं लेके रखा हुआ था यहाँ? बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ और मैं ही तुम्हारी पापा हूँ। ये मैंने तुम्हारे लिए मीठा मीठा अमरूद छुपा के रखा था। तुम दोनों की आने की खुशी में तुम इसे खा लो। इस तरह से वो अपने बच्चों को मीठा मीठा अमरूद खिला देती है। और इधर मिट्ठू ने कुछ दिन तो अच्छे काट लिए थे, लेकिन फिर एक दिन मिट्ठू, मेरा एक पुराना दोस्त आ रहा है, अब वो यहीं पर ही रहा करेगा। तुम अब जा सकते हो, आज तुम मेरे घर को छोड़ के चले जाओ। क्या? मैं कहाँ जाऊँगा? लेकिन आपने तो कहा था कि अब मैं आपके साथ ही रहा करूँगा और मैं यहीं रहूँगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा अपना मसला है। जिसने अपने अंडों को और बीवी को छोड़ दिया, क्या वो मुझे नहीं छोड़ सकता? मैं अकेली रहती थी इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया। अब मेरा दोस्त आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से। फिर मिट्ठू बेचारा मुंह लटकाए वहां से उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। फिर उसे अपने पुराने घोंसले का ख्याल आता है और वो वहां जाता है। इधर मैना तोती ने अपने बच्चों को लेकर नदी के पास एक नया घोंसला बना लिया था, जहां भोजन की भी कोई कमी न थी और वहां पर पानी भी बहुत था। मौसम भी वहां का बहुत सुंदर था। वो अब खुशी से रहने लगी थी अपने बच्चों के साथ। मिट्ठू अपने घोंसले में आके खाली घोंसले को देख के बहुत रोता है, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो कोई पक्षी उसे चुप कराने के लिए भी उसके पास नहीं आता। रोज की तरह आज भी टूनी चिड़िया भोजन की खोज में सुबह ही सुबह निकली थी। भोजन की खोज में वो काफी आगे चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो एक टमाटर लेके लौटती है। लाल लाल टमाटर को अपने मुंह में दबाए हुए टूनी चिड़िया सीधा घर को जा रही थी। वो अपने घर के पास पहुंचती है तो उसके मन में एक आइडिया आता है, लेकिन वो इस आइडिया को पहले अपने पति बल्लू चिड़ा के सामने रखना चाहती थी, इसलिए वो सीधा घर चली जाती है। बल्लू जी, आज मुझे ये लाल लाल बड़ा सा टमाटर मिला है। मैं ये सोच रही थी कि अगर हम इस टमाटर को ना खाएं और इस टमाटर को हम अपने घर के पास दबा दें, तो हो सकता है कि इसमें से बहुत से टमाटर निकल आएं और हम अमीर हो जाएं। कुछ मकई के दाने मिले थे मुझे, कुछ मैंने खुद खा लिए और कुछ हमारे बेटे कुकू ने खा लिए। तुम्हारे लिए भी रखे हैं। ऐसा करो, तुम वो खा लो और इस टमाटर को अगर तुम दबाना चाहो तो अपनी खुशी से दबा सकती हो। सुन के खुश हो जाती है और वो टमाटर को उठा के अपने घर के बिल्कुल सामने वाली जमीन में जाके दबाने का सोचती है। वो वहां सामने जाके बैठ जाती है और टमाटर को अपने साथ ही रख देती है।
हाँ, ये जगह अच्छी रहेगी। यहाँ मैं अपने घर में बैठ के इस पर नजर भी रख सकूंगी कि कोई पक्षी इसको निकाल तो नहीं रहा, और मैं इसकी अच्छे से देखभाल भी कर सकूंगी। ऐसा करती हूँ, यही जमीन खोदती हूँ और इसे दबा देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है, वहीं पर ही वो जमीन खोद के टमाटर को दबा देती है। टमाटर को तो मैंने दबा दिया, अब ऐसा करती हूँ, पानी ला के इसको देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया नदी से पानी भर के आती है और उसको अच्छे से पानी भी दे देती है। पानी देने के बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर में लौट जाती है। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि अब हमारे पास बहुत से टमाटर हो जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है और वो 3 दिन तक जारी रहती है। टूनी को तो बहुत फिक्र थी कि अब उसका टमाटर तो खराब हो चुका होगा। 3 दिन बाद जब बारिश थमती है तो टूनी फैसला करती है कि अब वो जाके अपने बाग को देखेगी। जैसे ही वो अपने बाग की तरफ आती है वो तो खुशी से पागल ही हो जाती है। उसे तो समझ नहीं आ रहा होता कि वो वहां बैठे कि वहां से उड़ जाए। वो समझ रही होती है कि ये उसका सपना है। बस फिर क्या था, टूनी उड़ती भी वहां उन टमाटरों के पास आके बैठ जाती है। टमाटर तो बहुत सारे हुए थे, 2 टमाटर नीचे गिरे हुए थे। अरे वाह, ये मेरा सपना नहीं, ये तो सच है। ऊपर वाले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये खुशी दिखाई। ऐसा करती हूँ, जो ये टमाटर नीचे पड़े हैं इनमें से एक खा लेती हूँ और दूसरा बलूजी और कुकू के लिए घर ले जाऊंगी। अरे वाह, ऐसा टेस्टी टमाटर तो मैंने कभी नहीं खाया। ये खा के दूसरा अपने पति जी को जाके खिलाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो दूसरा टमाटर उठाती है और खुशी खुशी अपने घर में आ जाती है। वो बल्लू जी को पूरी बात बताती है। जब तुम टमाटर दबाना चाहती थी तो मुझे यूं लग रहा था कि ये फजूल में ही अपनी खुशी पूरी कर रही है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो टमाटर तो हमारे दिन ही फेर देगा। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बल्लू जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब हम ऐसा किया करेंगे कि सुबह ही सुबह ये सारे टमाटर तोड़ के मंडी में जाके बेच दिया करेंगे। इस तरह से हम भी अमीर हो जाएंगे और अपने बेटे कुकू को अच्छे स्कूल में भी दाखिल कर सकेंगे। आप ऐसा करें, अपने काम पर जाएं और मैं ये काम खुद संभाल लूंगी। अरे वाह, आज तो कितने टमाटर मैंने तोड़ के टोकरी में भर लिए, लेकिन फिर भी इतने ही ज्यादा टमाटर लगे हुए हैं। ऐसा करती हूँ, इनको ले जाती हूँ और मंडी में जाके बेचती हूँ। फिर टूनी चिड़िया टमाटरों से भरी हुई वो टोकरी उठाती है और उनको मार्केट की तरफ ले जाती है। वो मार्केट में जाके अपनी ही एक दुकान लगा के बैठ जाती है। वो टमाटरों को खुद ही बेचना चाहती थी, इसलिए वो किसी दुकानदार को टमाटर नहीं देती। टूनी का दाम भी अच्छा था और टमाटर भी बहुत फ्रेश थे, इसलिए सभी ही पक्षी ग्राहक उसके पास आके टमाटर लेने लगते हैं। यहाँ एक कालू कौवा और गोरी कवि भी रहा करते थे जो बहुत जलते थे टूनी की इस खुशी से। बस बहुत हुआ कालू जी, मुझसे नहीं देखी जाती अब उसकी खुशी। कितना इतराना शुरू कर दिया और देखो तो टमाटर ना हुए, पता नहीं क्या कोई जादुई टमाटर हुए। जितने तोड़े जाती है उतने ही और आ जाते हैं उसके पास टमाटर। गोरी, मेरे मन में एक आइडिया आया है। क्यों ना आज रात को हम उसके बाग को आग लगा दें। सुबह किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसने आग लगाई है और हम खुद जाके चिड़िया के आगे रोने धोने का नाटक करने लगेंगे। इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा? पहली दफा कालू जी तुमने कोई काम का आइडिया सोचा है, वरना तो तुम बेकार में ही इधर बैठ के रोटियां तोड़ते रहते हो। बस ठीक है, अब हम चलते हैं चिड़िया के बाग में और फिर शाम को हम जाएंगे आग लगाने। बस आज के लिए इतने टमाटर काफी हैं जितने मैंने तोड़ के टोकरी में डाल दिए। बाकी के मैं कल तोड़ के बेचूंगी। अब मैं चलती हूँ। आखिरी दिन है आज इसकी खुशी का। बस अब शाम होने दो, फिर देखना हम इसके बाग को आग लगा देंगे। रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि चुपके से आके आग लगा देते हैं। चिड़िया के सभी टमाटर जल के खाक हो जाते हैं और उसका पूरा बाग जल जाता है। अगले दिन चिड़िया और बलूचिड़ा बहुत रोते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद चिड़िया के घर फिर खुशहाली आ जाती है, क्योंकि उसने अंगूरों की खेती कर ली थी और इसमें तो उसे टमाटरों से भी ज्यादा बचत थी।
ऊपर वाले, आपका जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। आपने मुझे ये आइडिया दिया, मैंने अंगूरों की खेती की और इसमें तो मेरी पहले से भी ज़्यादा बचत है। अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो गई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन चिड़िया अपने अंगूरों के खेत में बैठी होती है कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कवि आ जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारा तो बहुत बड़ा बाग है और इसके अंगूर तो बहुत मीठे मीठे और पके हुए हैं। हाँ कालू भैया, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरे टमाटरों का खेत जिसने जलाया था उसने मुझे बर्बाद करना चाहा था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा हाथ थाम लिया और मेरा बाग पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया है और पहले से भी ज्यादा चलने लगा है। चलो गोरी, इस तरह के मेहनती पक्षियों का हम जैसे बुरे पक्षी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो अब हम घर चलते हैं। हमें हमारी जलन की यही सजा काफी है कि हम गरीब और चिड़िया अमीर ही है। उसका एक काम हमने खराब किया तो उसे पहले से भी ज्यादा अच्छा मिल गया और हम वहीं के वहीं रह गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए और हसद की आग में नहीं जलना चाहिए। आपका धन्यवाद।